हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 करेंगे। एमपीएससी 003 का आपका एग्ज़ाम जनवरी 5 को है, तो आप इसकी जल्दी से तैयारी कर लीजिए। बाकी आप किताब से पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूँगा आपके 10 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही दूँ पेपर तक। अगर आपका सपोर्ट दिखेगा मुझे तो मैं 10 से ज़्यादा भी कर दूँगा, पर अभी तो 10 की उम्मीद है, मैं 10 करूँगा। तो इस चैप्टर 5 का नाम है असमानता, जाति और वर्ग। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि समाज में जो असमानता फैली हुई है और जाति और वर्ग में जो बटा हुआ है कि जाति किस तरह से असमानता में सहयोग कर रही है और वर्ग किस तरह से समानता में सहयोग कर रही है समाज में। और इसमें पढ़ेंगे हम कि असमानताएं कितने प्रकार की, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। तो इसको शुरू करते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ और बाकी चैप्टरों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। समाज में बहुत सारी विषमताएं, असमानताएं, यानी ये भी विषमताएं हैं या समानताएं, दोनों एक ही वर्ड है, विद्यमान है। जैसे कि जाति, धर्म, वर्ग आदि, शोषण, अमीरी, गरीबी, रंग भेद और भी बतेरी असमानताएं हैं कि अहम रोल रहा है, क्योंकि इससे हर एक चीज़ इफेक्ट होती है। राजनीति इफेक्ट होती है, लोकतंत्र इफेक्ट होता है, हमारे समाज के लोग इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से। तो अब देख लेते हैं। असमानताएं दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक असमानताएं जो जन्म पर आधारित होती हैं, जैसे कि रंग भेद। कह सकते हैं, ये मेरे वर्डों में है, कि रंग भेद की कोई भी एक कलर का जन्म नहीं लेता, प्रकृति की तरफ से नहीं, ईश्वर की तरफ से। वैसे तो इस चैप्टर में बताया गया कि ईश्वर की तरफ से सभी समान है, पर ये प्रकृति में ही माना जाता है कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, तो कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। पर ऐसे देखा जाए तो ऐसे भी है, प्राकृतिक में प्राकृतिक तौर पर हमें जो असमानताएं मिली हैं रंग भेद भी है, पर समाज ने उस रंग भेद को शोषित करने के लिए यूज किया गया। पर भगवान ने भी सबको एक समान नहीं बनाया है वैसे तो, पर सबको स्वतंत्र बनाया है कि सब आज़ाद हैं। अमीर गरीब, कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है। वर्ग, कोई लोहार के घर में होता है, कोई ब्राह्मण के घर में होता है। जाति, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है। ऐसे ही इन चीज़ों में प्राकृतिक पैदा होते हैं, जो जन्म से आधारित होते हैं, जो वे प्राकृतिक समानताएं होते हैं। फिर इसके बाद सामाजिक असमानताएं, जो शोषण किया जाता है समाज में द्वारा। किसी को कम दिया जाता है, किसी को ज़्यादा दिया जाता है, और कम जो गरीब है उसका शोषण किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, उससे ज़्यादा काम लिया जाता है, उसको पैसा नहीं दिया जाता। शोषण किया जाता है अमीरों के द्वारा गरीबों पर। अवसर नहीं दिए जाते गरीबों को, अवसर की कमी रहती है। अमीर और जो अच्छे अमीर लोग होते हैं उनको ही अवसर मिलता रहता है। छुआछूत की भी बहुत बड़ी समस्या थी हमारे समाज में, भारतीय समाज में ज़्यादातर आदि। ये मानवकृत असमानताएं हैं, ये मानव के द्वारा निर्मित असमानताएं हैं। सर्वप्रथम जो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली में ने 1789 में मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र द्वारा समानता के अधिकारों को लागू किया एवं यह स्वीकार किया कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। यानी इन्होंने यह कहा इस अधिवेशन में, नेशनल असेंबली में 1789 में, मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र में स्वीकार किया कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, तो सभी के लिए समान अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए। ये इन्होंने सबसे पहले माना फ्रांस में। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्वतंत्र संबंधी घोषणा पत्र इस बात को सत्य माना, उसके स्वतंत्र संबंधी, आज़ादी संबंधी घोषणा पत्र में इस बात को सत्य माना कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, तो हमें इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान में अपने अनुच्छेदों के माध्यम से सभी नागरिकों के समान अवसर की समानता प्रदान करता है। संविधान राज्य को कहता है कि वह प्रत्येक नागरिकों के साथ उनके जन्म, लिंग और धार्मिक विश्वास को की ओर ध्यान दिए बिना समान बर्ताव करे। यानी इन चीज़ों को देखे बिना सभी के साथ समान बर्ताव करे, ना कि किसी के जन्म से कि कहाँ पैदा हुआ है, किसी के महिला है, पुरुष है, धर्म कौन सा है, ये ना देखते हुए सबको एक पेज पर लाकर समान अधिकार किया जाए। सभी राज्यों से ये उम्मीद करता है संविधान।
सरकार उसके बाद देखते हैं सामाजिक असमानता की अवधारणा। इसमें 3 हमारे ये हैं, प्लेटो, अरस्तु, रूसो। इनके बारे में देख लेते हैं क्या कह रही है सामाजिक असमानता के बारे में। प्लेटो मानते थे कि समाज में सभी व्यक्तियों को उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। उनका मानना भी यही था कि प्राकृतिक तौर पर सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई किसी के पास कम संसाधन होते हैं, किसी के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं। उसी को अरस्तु ने भी इसी तरफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रकृति से सभी मनुष्य समान नहीं होते। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं, तो कुछ शासित होने के लिए पैदा होते हैं। यानी कोई तो राजा के घर में ही पैदा होते हैं, तो कोई मनुष्य जो आम जनता प्रजा के घर में ही पैदा होते हैं, जो शासित ही होते हैं। तो ये भी है कि प्राकृतिक तौर पर ही सभी मनुष्य समान नहीं है, इनका भी मानना था। फिर रूसो ने अपने निबंध द्वारा, उनका एक निबंध था, उसमें बताया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र जन्म लेते हैं। जन्म तो स्वतंत्र लेते हैं, कोई भी अगर स्वतंत्र नहीं होते तो उनके पैरों में पहले से ही किसी के नाम की बेड़ियाँ बंधी होती। पर समाज के बीच आते ही कोई धनी तो कोई गरीब, कोई राजा तो कोई प्रजा, कोई अधिकारी तो कोई सेवक कहलाने लगते हैं। ये समाज के अंदर आते ही ये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं इन चीज़ों में। तो प्राकृतिक अवस्था कभी ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर प्राकृतिक में इस प्रकार का कोई विभेद होता है, यानी कोई ऐसा प्रकृति विभेद करती किसी के साथ, तो जन्म से ही कुछ के पैरों में जंजीर बंधी होती। ये उनका मानना था, ये उनका पॉइंट था। आप ये इनके पॉइंट्स लिख सकते हैं, इन्हीं का नाम लिख के ये बात इनकी लिख सकते हैं आंसर में, जहाँ भी आपको सामाजिक अवधारणा पूछेगी कि इन विचारकों ने इस सामाजिक अवधारणा को इस तरह से प्रस्तुत किया। अब देख लेते हैं। इस प्रकार सामाजिक असमानता कई प्राकृतिक विस्तार उस समाज में प्रचलित मूल्य व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। यानी जो सामाजिक असमानता है कि प्रकृति, उसकी जो प्रकृति है, समाज में उस समय जो कृतियाँ चल रही हैं उन पर, उनकी मूल व्यवस्था पर निर्भर करती है कि किस तरह से किस पर व्यवहार किया जा रहा है। इसी प्रकार रूढ़िवादी परंपराएं, जो पुरानी हमारी पूर्वजों की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, समाज में जो विभिन्न समूहों की अव्यवसायिक श्रेष्ठता स्थिति को निर्धारित करते हैं। जो पहले से परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, उनके हिसाब से भी कई बार इन चीज़ों को ये निर्धारित करती हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कि उन्हें क्या काम करना चाहिए। तो भारत में जातीय समानता का स्वरूप देख लेते हैं अब। भारत की सामाजिक व्यवस्था में जाति का निर्णायक प्रभाव रहा है। विज्ञान एवं तकनीक के विस्तार से इसमें थोड़ी कमी आई है। भारत में से सामाजिक व्यवस्था में जाति का जो एक निर्णायक रोल रहा है शुरू से ही, पर जैसे जैसे विज्ञान व तकनीक थोड़ा जागरूक हुए बंदे, विज्ञान आया, तकनीक आई, जिन ब्रिटिश आए तो उन्होंने थोड़ा सा वो करा, तो उससे इस चीज़ में थोड़ी सी कमी आई, बदलाव आया। व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से जोड़कर देखी जाती थी। समाज में विसंगतियाँ, पिछड़ापन, असमानता और अंधविश्वास व्याप्त है। ये सब चीज़ व्याप्त है। जातिगत कठोरताओं को, यानी जातिगत जितनी कठोरता थी, जितनी कि किसी के साथ छुआछूत की जाती थी, किसी के साथ किसी का छुआ हुआ जूठा पानी नहीं पिया जाता था, जूठा खाना नहीं, किसी घर में खाना नहीं खाया जाता था। तो ऐसी बहुत कठोरता थी जातिगत छुआछूत को कम करके ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था ने सामाजिक स्थिति को गहरा प्रभाव दिया था। कहना चाहे तो ब्रिटिश जो शासन आया उसने जो हमारे बीच में जो कृतियाँ थी, जो ये पहले से चलती आ रही थी, इनमें थोड़ा सा हमें जागरूक किया और सुधार लाने की कोशिश की। वे भी आके अचंभित हो गए थे कि ऐसी इतनी घटनाएं ये इस तरह से कर रहे हैं, वो भी ग्रंथों के हिसाब से कि इस हमारी परंपरा है, हमें ऐसे करना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है, वेद है, हमारे 4 वर्ण हैं, ऐसे लिखे गए हैं, तो हम ऐसे करते हैं। और इस तरह से उन्हीं ग्रंथों के हिसाब से उन इंसानों को दंड के अनुसार पनिशमेंट भी दी जाती थी उन ग्रंथों के हिसाब से।
तो ये देखकर थोड़े वो अचंभित थे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने कानून के अनुसार उसमें संशोधन किया, चेंज करने लगे, और कुछ हद तक जो वे सती प्रथा इत्यादि थी उनको ख़त्म किया, और जातिगत कठोरता, छुआछूत को भी ख़त्म किया कुछ हद तक उनके शासन में। इससे भारत में सामाजिक अलगाव कम हो गया, जो समाज में जो अलगाव था वो थोड़ा कम हो गया। अब भारत में जो वर्ग असमानता का स्वरूप था, जो वर्ग थे उनका असमानता का स्वरूप देख लेते हैं। किसी भी समाज में सामाजिक वर्गों का निर्धारण उसकी उत्पादन व्यवस्था के आधार पर किया जाता था। जैसे कि नई उत्पादन व्यवस्था नए उत्पादन संबंधों एवं नए सामाजिक आर्थिक वर्गों को जन्म देती है। कोई भी नई उत्पादन व्यवस्था आएगी वो नए उत्पादन संबंधों को जन्म देगी और नए सामाजिक आर्थिक वर्गों को जन्म देगी। अंग्रेजी शासन से प्रभावित होने के बाद भारतीय समाज में पुराने वर्ग नष्ट हुए, जैसे कि हस्तलिपि, जो उत्पादन वर्ग थे हस्तलिपि किया करते थे, तथा कुछ नए वर्गों को जन्म हुआ ब्रिटिशों के द्वारा, जैसे सूदखोर वर्ग, पूंजीपति वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग तथा मजदूर वर्ग। इन वर्गों का जन्म हुआ। हस्तलिपि को ख़त्म हो गई थी, लुप्त सी हो गई थी ब्रिटिश के आने से। अब अभी देखा जाए तो अंग्रेज के शासन करने से जो कठोरता थी जातिगत वो कुछ कम हुई, पर बहुत सी चीज़ों को जो हम अच्छी तरह कर रहे थे, हमारी परंपराएं थी, वे भी नष्ट होती चली गई। जैसे हस्तशिल्प जैसी जो कला थी वो कम हो गई उस समय, और ज़्यादातर ये बाकी तो ये सूदखोर वर्ग, पूंजीपति, इन वर्गों ने वर्चस्व आ गया। अब अंग्रेज़ों से पहले भारत में आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय था, यानी जो भी ग्राम समुदाय थे सारे के सारे आत्मनिर्भर थे। कुटीर उद्योग थे, सभी में कुछ ना कुछ अपने हाथों से बना हुआ सामान बेचते थे, बनाते थे। तो सभी के सभी ग्राम आत्मनिर्भर समुदाय थे। तो पूरे गांव की ज़मीन पर पूरे गांव के लोगों का हक था, यानी सभी की ज़मीन थी, सभी का हक था उन पर। परंतु अंग्रेज़ों ने यह हक उनसे छीन लिया। उन्होंने पूंजीवादी जमींदारों को यह दे दिया, जिनसे उन्हें दो फायदे हुए। एक, प्रथम तो आसानी से वे लगान वसूल कर सकते थे। दूसरा, उनका एक भरोसेमंद राजभक्त खड़ा करना, जिससे जनता पर पूरा नियंत्रण रहे। उनका जो जमींदार थे वे उनके वैसे तो उन्हीं में से उठा के उनका जमींदार बनाते थे इंडियन को, पर उनका भरोसा अब रहता था समय, क्यों वे उनको नौकरी देते, उनको जमींदारों को बहुत सारा पैसा मिलता था, और वे किसानों को कंट्रोल करके रखते थे। ज़मीन उनके अंडर आ गई थी सारी की सारी। तो आज़ादी के बाद जमींदार वर्ग को भूमि सुधार कानून के द्वारा ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन भूमि सुधारों के पास इतना धन था, आय थी, जिससे वह वर्ग आर्थिक संपन्न था बिल्कुल, तो वो मजबूत रहा और आज भी कायम है कई गांवों में। तो और पॉइंट देख लेते हैं कुछ। जो कृषक समुदाय था वो बहुत प्रभावित हुआ इन वर्गों से। ये जो वर्ग बनाए थे इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, उनसे बहुत प्रभाव था। किसान ने पाया कि ना तो वह अपनी ज़मीन का मालिक रहा, न ही वो पैदा की गई फसल का मालिक रहा, और न ही अपनी श्रम शक्ति का मालिक रहा। ना ही उनके पास ज़मीन रही, ना वो फसल रही। वो फसल भी ज़मींदार को देनी पड़ती थी उसका, और जो वो मेहनत करते थे उस ज़मीन पर, उसकी जो उनकी कमाई मिलनी चाहिए वो भी उनको पूरी नहीं मिलती थी। और किसान बिल्कुल आत्महत्या के उस पर आ गया था, बहुत ही परेशान था, ऋणग्रस्त था, उसके कर्जा इतना चढ़ गया था उनकी ज़मीन पर, उनको अपनी ज़मीन त्यागनी पड़ी। इससे वो ऋणग्रस्त हो गए, ज़मीन से बेदखल कर दिए गए और बेगारी करने पर मजबूर हो गए, यानी उनकी ज़मीन पर, दूसरों की ज़मीन पर ही काम करने के लिए मजबूर हो गए। समय समय पर किसान विद्रोह हुए, पर उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली, पर उन्होंने लड़ते रहे अपनी ज़मीनों के लिए। मजदूर वर्ग भी इससे ऐसे प्रभावित हुए बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी संगठित होकर सरकार के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, अपने हक थे उनको मांगने का प्रयास किया। ब्रिटेन से विरासत में मिली कुछ सिविल सर्विस आज भी कायम है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस है, जो आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, आईएएस का, आईपीएस का और आईएफएस का। जाति और वर्ग शासन तंत्र के जाति और वर्ग शासन तंत्र के बीच में अंतर। तो जाति का पेशा
पुत्र अपने पिता से पुश्तैनी रूप से नहीं सीखता था, यानी जो पिता काम करता था पुत्र वो उसे सीखता था और उसी को अपनी आजीविका बना लेता था और वही काम करता था, जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि। जाति जाति प्रथा जो थी वो जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के समाज में नियत रहती थी, यानी जन्म पर आधारित थी। वर्ग था जो कर्म के आधार पर आधारित होता था, प्रत्येक व्यक्ति के समाज में स्थायित्व था। वर्ग मुक्त व सरल है, उसमें वैशिष्ट की सामाजिक गतिशीलता अधिक गुंजाइश रहती है। जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका को नियमित की हो जाती थी, यानी जाति के आधार पर ही वो लोहार बनेगा, कुम्हार बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, ऐसे उसकी जो व्यवसाय था वो तय किया जाता था। वर्ग व्यवस्था में उच्च और निम्न वर्ग जाति संरचना में व्यापक रूप से समाहित थी। उच्च जाति का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहता था और भूमिहीन, कृषि, श्रमजीवी वर्ग निम्न जातियों में दलितों से मेल खाते थे। वर्ग हमेशा सामाजिक वास्तविकता का निरूपण नहीं करते थे। जाति जन्म पर आधारित होती थी, वर्ग सामाजिक स्थिति से निर्धारित होती थी। उसके बाद देख लेते हैं, आप इसको एक पर जाति और वर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा किताब में। इनमें अंतर, सामाजिक असमानताएं, विकास और सहभागिता सामाजिक असमानताएं और सहभागिता राजनीति में। श्री रजनी कोठारी कहते हैं कि भारत में अभी भी विभिन्न सामाजिक वर्ग एवं जातियों के बीच संसाधनों, सत्ता में हक मिलना समानुपात है, यानी अभी भी इनको सब बराबरी से नहीं मिल पा रहा है। सभी जातियों को से ना ही सत्ता में भाग मिल पा रहा है, ना ही संसाधन मिल पा रहे हैं बराबर सभी को। भारत की राजनीतिक जाति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो भारत की राजनीति करते हैं, जो चुनाव करते हैं, वो एक ही मुद्दा रहता है इनका, जाति की, इनको ये हक दिला देंगे, इनको हक दिला देंगे, पर वो नहीं मिल पाता है, इनको इर्द गिर्द घूमती रहती है। और संविधान में SC ST आरक्षण प्रावधान इन जातियों के दबाव के कारण ही मिल सका। राजनीति में इन्हीं के कारण मिल। अब देख लेते हैं, तो जापान जैसे एक पॉइंट है लास्ट, जापान जैसे कि भारत का जो चुनाव है वो जाति निर्धारित है, वैसे ही हर एक देश का निर्धारित किसी न किसी चीज़ से। जैसे जापान में समूह निर्धारित होते हैं, ब्रिटेन में वर्ग निर्धारित होते हैं, तथा अमेरिका में प्रजाति निर्धारित होते हैं। उसी प्रकार भारत में मतदान जाति निर्धारित होते हैं। और ये चैप्टर में ये पॉइंट होते हैं कि चुनाव किसी न किसी एजेंडा के कारण इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उस समय ये इनके आसपास ही घूम रहे थे। जापान में समूह निर्धारित, ब्रिटेन में वर्ग निर्धारित और अमेरिका में प्रजातियाँ, वहाँ पे प्रजातियाँ थी। लैटिन अमेरिका, लैटिन इंडियंस, इनके आसपास ही घूमती रहती थी। तो ऐसे ही भारत में भी जाति के निर्धारित थी। चुनाव ज़्यादातर स्पीच में, प्रचार में इनको आरक्षण देंगे, इनको इतनी भूमिका मिलेगी, इनको 15% छूट दिलाएंगे, हम वो दिलाएंगे, इनसे वोट बटोरी जाती थी इन मुद्दों पर ही। ना कि भूखा है, बीमारी है, स्वास्थ्य बढ़ाना है, विकास करना है, इन मुद्दों पर ही इर्द गिर्द घूमते रहते थे। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है, समानता, जाति और वर्ग। आप इस चैप्टर को एक बार देख लीजिए और इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसका PDF आपको मैंने डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और धन्यवाद आपका देखने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो।